में आपका अध्यापक सैयद मित्तल आपको पाठ 2 लहासा की ओर भाग ए क्षितिज का कराने जा रहा हूँ। चलिए करते हैं। इस चैप्टर को, इस पाठ को राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा लेखक परिचय के बारे में बता देता हूँ। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, आजमगढ़ में। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इनकी बहुत सी रचनाएं भी हैं। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वो अगला से गंगा, भागो नई दुनिया को बगलो, दिमागी गुलामी, धुमक्कड़ शास्त्र। तो लहासा के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। लहासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत एक पहले स्वतंत्र देश था और अब वो तो जो चीन है, चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन, वो तिब्बत में लहासा जा रहे हैं। लहासा राजधानी है। ठीक है, चलिए। वे नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फरी कलिंगपोड का रास्ता जब नहीं खुला था कि नेपाल से एक ही रास्ता था तिब्बत जाने का, फरी कलिंगपोड का रास्ता नहीं खुला था तब तक। मतलब अब तो फरी कलिंगपोड का रास्ता है। तो नेपाल से ही हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से जाया करती थी। हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से जाया करती थी। यहाँ व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था और यहाँ पे व्यापार के लिए चीजें तो जाया करती थी और सेना के भी जवान तैनात थे यहाँ पे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। यहाँ पे चौकियां, किले बने हुए थे इसकी वजह से, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। जहाँ पे वो चीनी किले बने हुए थे वहां पे पहले एक चीनी पलटन रहा करती थी और अब तो यहाँ पे बहुत से फौजी मकान गिर भी चुके हैं, भूकंप वगैरह की वजह से या फिर टेररिस्ट अटैक के किसी वजह से। दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। किसानों ने भी अपना कॉलोनी बना लिया है वहां पे। वह घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। घर में मतलब लोग दिखाई पड़ते हैं, आबादी मतलब जनसंख्या वहां पे है। ऐसा ही पर्याप्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। आप सोच रहे हो यहाँ पे हम क्यों आए? हम इसलिए आए क्योंकि वो अपने दोस्त सुमति के साथ गए थे। सुमति एक भिक्षु थे, बौद्धिक भिक्षु। तो चाय पीने की तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। यहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं और औरतें पर्दा नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। तब भी आप घर की बहू या सासू से डोली में चाय दे सकते हैं।
तिब्बत में जाति पाति छूत तो थी ही नहीं, मतलब रंग भेद, रेसिज्म कुछ था ही नहीं। यहाँ पे भिखमंगे जो निम्न स्तर के भिखमंगे थे, चोरी की वजह से उन्हें घर में अंदर नहीं आने दिया जाता था। वैसा कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपके घर में आ सकता था, चाय बना सकता था, ठीक है। वे आपके लिए उसे पका देंगी। माखन और नमक सोडा नमक दे दीजिए। वे चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बिना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देंगी। मतलब आप हमें उनको ना माखन और सोडा नमक सोडा देना होगा। वहां पे चाय बनती है माखन नमक और सोडे की। वो एक चौड़ी एक बर्तन होता है, उसमें वो कूट के आपको दूध वाली चाय की तरह दे देंगे उसे, और उसे खोटी में डाल के दे देंगे। टोटीदार बर्तन में डालने खोटे में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपके चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप इसे खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। या तो उसकी उधर जो भी सास है या फिर जो भी उस घर की बहू है उसको बोल दो, या आप खुद जाकर चाय बना सकते हो। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी रहदारी मांगने आया। तब एक आदमी वहाँ पे रहदारी मांगने आया, मतलब कि वहाँ पे तुम बैठे तो पैसे लेने आया उनसे। हमने वह दोनों चीटी उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगड़ा के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। जो थनेरा था वो तिब्बत में एक जगह का नाम है, प्रसिद्ध जगह है। वो उस दिन वहां के आखिरी थोंगला के पहले के आखिरी गांव में, मतलब थोंगला का जो सबसे पहले जो क्षेत्र था उसके आखिरी गांव में पहुंचे थे वो। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। सुमति, मैंने आपको बताया कि बौद्धिक भिक्षु थे, उनको जगह मिल गई थी रहने के लिए, क्योंकि वहां पे सुमति के जान पहचान के लोग थे। और हमें ये भी पता चलता है इससे कि जो हमारे लेखक है राहुल सांकृत्यायन, वो भिखमंगे के वेश में गए थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। 5 साल बाद वो भद्र यात्री जैसे सूट बूट पहनते हैं वैसे बन के आए थे, घोड़े पर सवार होके। किंतु उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह नहीं दी थी। तब उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिली थी रहने के लिए, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। और वो सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होशवास को दुरुस्त रखते हैं। मतलब कि उनके मन पे डिपेंड करता है कि आपको अंदर ठहरने दे या फिर नहीं। तो रात को छंग पीते, छंग एक मदिरा टाइप अल्कोहल, दारू। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत से सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कहीं गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए ये सबसे बड़ी अच्छी जगह है।
अब उन्होंने डांडा मतलब पहाड़, थोंगला का पहाड़ पार करना था उन्होंने, और उस पर खतरे की जगह है क्योंकि वहाँ पे जो मोड़ है वहाँ पे कोई गांव वगैरह नहीं है, और वहाँ पे जो मोड़ है वहाँ पे नदियाँ, जो नदियाँ और पहाड़ के मोड़ हैं वहाँ पर डाकू होते हैं, ठीक है, और वो किसी का भी खून कर देते हैं। पहले खून करते हैं, तब वो देखते हैं कि इसके पास पैसे है या नहीं। वो जो बंदूकें होती है उन्हें लाठी की तरह लेकर घूमते हैं वहां पे लोग। तो वहां पे कोई सरकार ने कोई खर्चा कर नहीं रखा पुलिस वगैरह के लिए, इसलिए वहां पे लोग जाने से डरते हैं। इसीलिए हमारे लेखक भिखमंगे के वेश में गए थे, क्योंकि भिखमंगे के पास खुद कुछ भी नहीं होगा, वो उसको क्या देगा डाकू को। गांव में मालूम हुआ कि पिछले साल थोनेला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहीं कहीं वैसी सूरत देखे टोपी उतार, जीन निकाल, कुची कुची, दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। मतलब कि भीख मांगे, वो कह रहे हम तो भीख मांगे थे, हमसे तो क्या मांगेगा कोई, हमको क्या मारेगा। हम तो जैसे ही कोई लोग दिखते हम टोपी उतारते अपनी और बोलते कुची कुची एक पैसा, और फिर भीख मांगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई पीठ और सामान लाद कर कैसे चले, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। अब उन्होंने थोंगला पार करने की सोची, तो वो 16-17 मील से कम तो था नहीं उनका, और वो कह रहे हैं कि उन्हें चढ़कर सामान अपने ऊपर लाद कर करनी पड़ेगी। मैंने सुमिति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे थे। वो डांडे, तो जो डांडा था मतलब तोड़ना, उन्होंने भी उसे पार नहीं करा था। तो वो दूसरे दिन वो डांडे के सबसे ऊपर चोटी पे जाके पहुंच गए वो, और वे 16-17 हजार ऊंचा था। हमारी दक्कन तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों शेर शिखर चले गए थे। बीटी की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नग्न थे, ना वहाँ बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। तो अब वो कह रहे हैं कि दक्षिण की तरफ जो हिमालय के श्रेष्ठ शिखर थे वो चले गए थे, और जो भीटा मतलब कोई जगह होगी, उसकी तरफ दिखने वाले जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल नंगे थे, ना उन पे बर्फ थी ना उन पे हरियाली थी, वो खाली मिट्टी मिट्टी के पहाड़ होते हैं। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी, और उत्तर की तरफ बहुत बर्फ वाली चोटियां कम थी, उधर बहुत कम बर्फ वाली चोटियां। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जब पे चोटी में पहुंच गए तो वहां पर डांडे का देवता का स्थान था, और पहाड़ के देवता का, जो पत्थरों के ढेरों, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अब वो कह रहे कि हमें उतराई में भी बराबर ही चलना था। चढ़ाई तो
थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। तो लेखक के साथ जो साथी थे, और उधर तो घोड़ा भी उनका धीरे चलने लग गया था। उन्होंने फिर सोचा कि थक गया है और वो उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वे बहुत पिछड़ते गया और वह दो वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। मतलब वो बहुत धीरे हो गया, झूमते झूमते चलने लगे थे, ऐसे ऐसे करते ना। जब वो उस पर जोर देता था तब वो सुस्त पड़ जाता था घोड़ा उसका। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मेरे भाई का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। मतलब जो लेखक थे ना, वो बाएं के रास्ते वाले पे चले गए, जाना था उन्हें दाहिने वाले पे। तो फिर उन्होंने पूछा कि लंगोर का सही रास्ता कौन सा है। तो फिर उन्होंने दाहिने वाला रास्ता लिया। फिर लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब गांव से मील भर पार था। तो सुमति इंतजार करते हैं। 4-5 बजे वो जब उधर पहुंचे तो सुमति उन्हें दिखे इंतजार करते हुए। वैसे ही उनका मंगोड़ा मुंह था, जल्दी लाल होता था, जल्दी गुस्से चढ़ता था उन्हें, और वो पूरे गुस्से में भरे हुए थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कड़ी फूंक डाली, 3 बार चाय को गर्म करा। और उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 2 टोकरी जो कड़ी है उसे फूंक डाली, और जो 3 बार चाय को गर्म करा उन्होंने उसके लिए, लेखक के लिए। वो सोच रहे कि अभी आएगा, पर वो आया नहीं, लेट हो गया वो। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र। उसने उसको बोला, सुमति को बोला लेखक ने कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित्री को जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी जल्दी ठंडा भी होता था। वो ठंडा भी उनका गुस्सा जल्दी हो जाता था। लंकोर में वहां एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। लंकोर पे वहां पे भी अच्छी जगह पर थे। वहां पे उनके यजमान थे सुमति के। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म धुप्पा मिला। उनको पहले चाय सत्तू मिला और फिर उन्होंने रात को धुप्पा खाया। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। टिंगरी एक मैदान है और वहां पे मतलब पहाड़ों से घिरा मैदान है, जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसका नाम टिंगरी समाधि गिरी है। एक छोटी सी पहाड़ी है वहीं पे, उसका नाम टिंगरी समाधि गिरी है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। मतलब सुमति का दायरा बहुत बड़ा था सम्मान का। और सुमति मिलनसार एकदम हंसमुख थे। कपड़े की पतली पतली चोरी बातियां के गंडे खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत देर से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बहुत देर का गंडे बना लेते थे। मतलब सुमति थे वो बोध गया का जो कपड़ा होता है उससे स्पिरिचुअलिटी जुड़ी होती है उनकी। उससे उनका मन जुड़ा होता है कि जो यजमान होते हैं वहाँ के बौद्धिक जो धर्म वाले होते हैं, उनका मानना होता है कि जो बोध गया के गंडे हैं उनसे सब कुछ सही होगा। तो जब जैसे कपड़ा सबको तो दे नहीं सकते थे, बहुत सारे यजमान थे उनके, तो फिर सुमति दूसरे कपड़े से बना लेते थे।
मैंने सोचा यहाँ हफ्ता भरी, सुमति ने कहा कि यजमानों के पास जाएंगे वो, तो फिर जो लेकर गए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि उधर हफ्ता भर लगा देंगे और समय सारा खराब होएगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही डंडे नहीं गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। मतलब जिस गांव में ठहरे हो उस गांव में बांट के आ जाओ, आसपास के मत जाओ, क्योंकि तुम उसमें बहुत सारा समय लगा दोगे। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पोछ के रुपए दे दूंगा। मतलब कि जब वो गंडे उन्हें देते थे अपने यजमानों को, तो उन्हें पैसे तो मिलते थे, भिक्षु हैं, पैसे तो मिलेंगे। तो उन्होंने कहा जितना तुम्हारा नुकसान आएगा उतने की मैं भरपाई कर दूंगा, तुम्हें लासा पोछ के मैं रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया, सुमति मान गए। चलो दूसरे दिन हमने भरैया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। अब वो भरैया ढूंढने मतलब जो कूली होते हैं ना, कूली ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो, और वहां पे कोई नहीं मिला। आसपास के गांव में लेकिन हमें कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए, होता तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढक लो तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। आगे धूप आ रही है तो आगे से तो गर्म हो रहा है, जल रहा है वो, और पीछे धूप पड़ नहीं रही, पीछे तो बर्फ हो रहा है उसका शरीर, और उस समय सामान भी उठाना पड़ा अपना, क्योंकि उन्हें कूली मिला ही नहीं था। लेकिन वहां एक और यजमान, वह ये सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे अपने। इसके लिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। वो सुमति ने बहाना बना लिया और फिर वो शेखर विहार की ओर गए। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जमींदारों मतलब, जागीरदार मतलब जमींदारों में बटी हुई है उनकी जमीन। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। जो वहां के मठ लोग हैं वही जागीरदार है वहां के, आधे ज्यादा तो। अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, मतलब मजदूर भी फ्री में मिल जाते हैं उन्हें, और जो जागीरदार होता है वो खुद भी खेती करता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां पे कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे थे, मतलब जो भिक्षु थे जो उन्हें राजा मानते थे, जागीर जो उन्हें राजा मानते थे, उनका नाम नमसे था, जो बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। हालांकि उस दिन लेखक का भेष भिखमंगों वाला था, पर तब भी उन्होंने एक अच्छा ख्याल करा। एक अच्छा मंदिर था वहां पे, जिसमें कंजूर बहुवचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा था। वे बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों से लिखी हुई थी, जो कंजूर की हस्तलिखित पोथियां थी।
वो 103 थी, और वहाँ पे बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। वहाँ पे जो पोथी थी वो 15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो इतनी सारी पोथियां थी, लेखक को तो शौक था किताबें पढ़ने का, तो फिर सुमति ने फिर पूछ लिया। तो फिर लेखक ने उन्हें जाने दिया। दूसरे दिन वे गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वे उसी दिन दोपहर बाद चले आए। उन्होंने सोचा था कि 2-3 दिन लगाएंगे, पर लेकिन वो दोपहर में आ गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चले। तो वो भिक्षु जो नमसे है, उनसे उन्होंने विदाई ली और सामान लिया अपना, और वो चले गए। कहाँ पे गए वो गए टिंगरी के गांव में। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ पूर्ण तरह समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।